मैं आता हूँ अधीर साहब आपके पास, फिर मैं विवेक जी के पास आऊंगा। आजादी के बाद बहुत कम ऐसा हुआ है कि भारत के किसी राज्य में सिविल वॉर हुआ हो। मैं शब्द सोच समझ के यूज कर रहा हूं सर। आज मणिपुर में सिविल वॉर चल रहा है सर, ये कुकीज और मैती के बीच में। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, भारत जैसे देश के अंदर एक प्रदेश के अंदर सिविल वॉर चल रहा है। अब धीरे धीरे नागालैंड भी उसकी लपेट में आना शुरू हो गया, मैं आपको बता दूं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुप है, एक शब्द नहीं है, एक आह्वान नहीं है। दिल्ली में देश की बेटियां लूट जाती हैं, प्रधानमंत्री चुप है। नक्सलवादी 10 जवानों का कत्ल कर देते हैं छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री चुप है। कश्मीर में 1.5 महीने में 10 जवान शहीद होते, 5 एक दिन, 5 एक दिन, प्रधानमंत्री चुप है। बजरंग दल के लोग उत्पात मचाते हैं, लिंचिंग करते हैं, प्रधानमंत्री चुप है। देश में धर्म संसदों के अंदर गांधी को गालियां दी जाती हैं, उनके फोटोग्राफ पे गोली मारी जाती है, प्रधानमंत्री चुप है। मैंने इसलिए कल एक प्रोग्राम किया था और मैंने शायद पहली बार किसी चैनल के ऊपर मैंने ये अपने टाइटल में लिखा था कि 2014 से 2024 का जो काल है भारत का, ये डार्क एज के नाम से गिना जाएगा। मैंने बहुत सोचा समझा और ये मैंने मध्यकालीन युग शब्द उठाया और यहां पर लगाया सर मैंने, कि 2014 से 2024 का 4 साल ये पीरियड है, ये भारत के डार्क एज के नाम से जाना जाएगा सर। सर, जो भारत में इस समय घट रहा है, 33 शिक्षाविद जो त्यागपत्र हुए हैं, मैं इसको टिप ऑफ द आइसबर्ग मानता हूं सर। मैं इसको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग मानता हूं। नीचे जो दावानल है, नीचे जो आग सुलग रही है, आप सोचिए इस अंधे युग के अंदर ये हो क्या रहा है। वो फिर धर्मवीर भारती का मुझे अंधा युग भी याद आ जाता है, जितना पढ़ो उतना कम है उसमें से। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतिहास हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जो कहानियां हम पढ़ते आए हैं डार्क एज की या अंधे युग की, वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। अब उसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और इस बात से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 33 छोड़िए, 330 शिक्षाविद भी अगर रिजाइन करते तो कर जाए, क्योंकि इनका मकसद तो भारत को गंवार बनाना है, अनपढ़ बनाना है। तो इनके लिए तो 33 चले गए, अच्छा हो गया, कामयाब हो गए दरअसल ये अपने मकसद के अंदर, क्योंकि सेफ्रोनाइजेशन का एक स्टेप और पूरा हो गया। अधीर रोहल साहब। जी दिनेश जी, धन्यवाद। आपने जो जिक्र किया कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं हर मसले पर, वो मसला जो देश में कहीं ना कहीं कोई देश के सामने चुनौती खड़ी कर रहा है या देश के लिए आने वाले समय के लिए बुरे संकेत दे सकता है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री हमेशा चुप रहते हैं। और उसके बीच में से कोई रास्ता ऐसा निकाला जाता है जहां से अपना कोई राजनीतिक फायदा ये ढूंढ सके, वो चुप्पी इसलिए ओढ़ी जाती है। पर सारे मसले जितना आपने जिक्र किया कि धर्मयुग है या हमारे जितने भी साहित्य है, आहिस्ता आहिस्ता अभी तो हमारे जो करिकुलम है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और जो जैसा अनिल जी ने जिक्र किया कि और जिस मनुस्मृति को ये मानते हैं, अब मनुस्मृति में आप देखिए कि महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है, किस तरह महिलाओं के चरित्र को वहां पर बहुत ही विद्रूप तरीके से सामने रखा गया है। मनु ने महिलाओं के लिए क्या कहा, वहां कहा गया है मनु की स्मृति में कि महिलाएं जो हैं, चाहे पुरुष काला हो, सफेद हो, कैसा भी हो, ये उसके प्रति, हर महिला उसके प्रति आकर्षित होती है। शूद्रों के बारे में क्या कहा गया कि उन्हें धन इकट्ठा करने का कतई अधिकार नहीं, कि ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। तो वो मनुस्मृति जो समाज को तोड़ती है, उस मनुस्मृति के पोषक ये लोग हैं, उस मनुस्मृति को फॉलो करने वाले ये लोग हैं। अब आप सोचिए कि DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरह साइंटिफिक है, साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग वहां पर है और कहीं हर तरह से वो लोग साइंस को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वहां के चीफ अगर कहते हैं कि हमारी जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस है ये तो हमारे पुराणों में है, पुराण और जितने भी हमारे वेद हैं वो एक हमारी निजी आस्था का मसला है। लेकिन जो हमारा साइंटिफिक टेम्पर है वो तो डार्विन की, जैसा जिक्र हुआ, डार्विन की थ्योरी से लेकर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होकर
आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हमें उस ओर ले जा रही हैं जिसका जिक्र अभी अनिल जी ने किया और अनिल डॉक्टर साहब ने किया। तो वो सारी परिस्थितियां हमें पीछे की तरफ ले जाकर उस एक दौर में खड़ा करना चाहती हैं कि जहां हम सोचना समझना बंद कर दें और सिर्फ बंद आंखों से एक व्यक्ति या एक विचार का अनुसरण करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। परिवार के अंदर भी जितने व्यक्ति हैं उनकी सोच अलग अलग होती है। मेरे घर में अगर बच्चे होंगे तो एक विषय बच्चा जो है मेडिकल चुनेगा, एक नॉन मेडिकल चुनेगा, एक हमारा जो है आर्ट्स की तरफ जाएगा। इस तरह की चीजें रहती हैं। तो समाज में भी ये सोच हमेशा रही है। हर व्यक्ति एक ही विचारधारा को मानने वाला, एक ही विचार को मानने वाला हो, ये संभव नहीं है। बाकी हमने जो ये कोशिशें देखी जिसका आज हमारा विषय है, कि ये कोशिशें आज ही नहीं शुरू हुई। हम सभी को याद है, अनिल सिन्हा जी को याद होगा, डॉक्टर साहब को याद होगा, विवेक जी को याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी उस समय भी विश्वविद्यालयों में, उस दौर में हम रिपोर्टिंग शुरू की थी, शुरुआती दौर थे हमारे, तो विश्वविद्यालयों के सिलेबस में संस्कृत को प्रमुखता से लाने की एक कोशिश हुई थी। वो ठीक है कि ठीक है, संस्कृत को भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती थोपने की कोशिश भी उस समय भी इस विषय की गई थी। और यहाँ तक कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के ऊपर भी वैकल्पिक तौर पर इस विषय को थोपने की कोशिश हुई थी। लेकिन उस समय ये ज्यादा जो सारी चीजें थी वो चल नहीं पाई। लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में एनसीईआरटी से लेकर जितने भी हमारे सिलेबस चेंज हुए उसमें सारी चीजें वो हटाई गई जो इस देश का एक दर्शन था, एक अतीत था, और जो सारी चीजें हैं। अब ये जो मौजूदा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम 8 तारीख को शुरू होता है, 8 जून। 8 जून को पहली दफा प्रोफेसर योगेंद्र यादव अपनी ये चिंता जाहिर करते हैं और सोशल मीडिया पर ये बात क्यों करते हैं कि एनसीईआरटी हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। वो सोशल मीडिया पर 30-40 मिनट इस चीज को लेकर, इसी बिंदु को लेकर सबसे मुखातिब भी हुई। उसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंसेस की जो किताबें बनाई गई +2 तक के लिए और जिसके वो चीफ एडवाइजर थे और 2 साल की कड़ी मेहनत करके वो किताबें तैयार की थी, आहिस्ता आहिस्ता उनमें से वो सारे चैप्टर हटा दिए गए। जबकि उसमें उन्होंने कहा है, प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने, उन्होंने और डॉक्टर सुभाष पलस्कर ने बड़ी मेहनत से वो सारी चीजें भी रखी, क्योंकि आजकल की पॉलिटिकल साइंस में 1947 से लेकर 2004-2014 तक क्या हुआ इसका जिक्र नहीं है। क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वो चीजों का जिक्र भी हमें इस देश के बच्चों के सामने रखना था। लेकिन अगर वो जिक्र रखना था तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से 1947 से लेकर 2004 तक के बीच का जो घटनाक्रम था, जिसमें सरकारों के फेलियर भी थे और ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रही, उनके फेलियर थे, वो भी वो सामने लाए, इमरजेंसी को भी वो सामने लाए। तो उसमें योगेंद्र यादव बताते हैं कि 2014 के बाद इमरजेंसी तक का जो चैप्टर था वो भी हटा दिया गया। अब वो इसलिए हटाया गया कि देश के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में वो इमरजेंसी ना रहे 1975 वाली। क्योंकि आज के दौर में अगर इमरजेंसी का जिक्र होगा, आज के दौर के बच्चों के मानस पटल पर वो 1975 की इमरजेंसी आएगी। इससे आज की जो सत्ता है उसको चुनौती मिल सकती है। तो ये सारी चीजें सामने थी। तो ये सारी परिस्थितियों में जो मौजूदा सरकार है वो उन तमाम चीजों को हटा देना चाहती है कि जहां पर भी वहां उन चीजों से उन्हें कहीं ना कहीं चुनौती मिल रही है, उनके लिए ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जिससे उन्हें परेशानी हो, विचलित हो। तो उन सारी परिस्थितियों को हमारे सिलेबस से हटा देना चाहती है। भले ही वो हमारे दौर में कई बड़े अच्छे काम भी लोगों के रहे हो, लेकिन हमारी सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस समय अपना गुणगान जहां पर हो सके वो चीजें सामने प्रस्तुत करना चाहती है। जी, मैं आता हूं विवेक जी आपके पास, और सबसे पहले मैं दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना